हेलो, नमस्कार, वेलकम टू एडुकेशियस। एडुकेशियस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है एंड वी आर बैक विद अवर डेली इकोनॉमिक टाइम्स एनालिसिस। तो स्टार्ट करते हैं आज का इकोनॉमिक टाइम्स एनालिसिस। सबसे पहले अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड जो कि लास्ट 3 डेज से हम डिस्कस कर रहे हैं, उसके ऊपर खबर आई कि पॉलिसी मेकर्स ओपन टू लुकिंग इनटू एआईएफ सर्कुलर कंसर्न। जो एक आरबीआई ने एक सर्कुलर निकाला, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, उन्होंने डायरेक्ट किया है बैंकिंग और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को दैट यू डू नॉट इन्वेस्ट इनटू अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। एंड उनको 30 डेज की टाइमलाइन दी है बेसिकली कि अपना जो फंड्स हैं वो लिक्विडेट किए जाएं। लेकिन बेसिकली क्या है, आरबीआई बहुत ही कॉशियसली इस चीज को काफी दिन से एनालाइज कर रहा था कि बेसिकली जो बैंकिंग और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के जो फंड्स हैं वो जो कॉरपोरेट्स पहले से ही स्ट्रेस्ड एसेट्स के तौर पे चल रहे थे, या फिर वो जो जिनको लोन दे रखा था और वो रीपे नहीं कर पा रहे थे, ऐसी कॉरपोरेट एंटिटीज जिसको हम नॉन परफॉर्मिंग असेट्स बोलते हैं। तो नॉन परफॉर्मिंग असेट्स की जो एंटिटी थी वो किस तरह से कर रही थी, वो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के रूट से इन्वेस्टमेंट ले रही थी और इससे आरबीआई को खतरा था एवरग्रेनिंग ऑफ लोन्स होने का। एवरग्रीनिंग ऑफ लोन्स का मतलब है कि आपके ऑलरेडी स्ट्रेस्ड एसेट है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, और आप एक दूसरे व्हीकल को यूज करके, दूसरे रूट को यूज करके सेम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से और लोन उठा रहे हो टू कम आउट ऑफ दैट डेट सिचुएशन। तो ये पॉसिबल तो नहीं है कि वो डेट सिचुएशन से बाहर आ ही जाएंगे, एंड इट कुड लीड टू एवरग्रीनिंग ऑफ लोन्स। मतलब डायरेक्ट ऑलरेडी तुम नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हो और आपको दूसरे तरीके से थ्रू अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के थ्रू तरीके से आपको दोबारा लोन दिया जा रहा है, आपके अंदर इन्वेस्टमेंट की जा रही है, तो वो और ज्यादा खतरा था लोन्स के स्ट्रेस्ड होने का। तो इसी के चलते आरबीआई ने नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज और बैंकिंग एंटिटीज को 30 दिन की टाइम लिमिट की कि आप जो ऐसे जो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट है फंड है जो कि डेटर्स को देते हैं और जिनके स्ट्रेस्ड एसेट है, आप वहां पे अपनी इन्वेस्टमेंट को लिक्विडेट कीजिए। इससे जो इंडियन वेंचर एंड अल्टरनेट कैपिटल एसोसिएशन है, उन लोगों को, इस मेंबर्स को काफी चिंता हो गई कि जो स्टार्टअप्स इकोसिस्टम है वो ऑलरेडी फाइनेंशियल क्रंच से गुजर रहा है। देयर इज अ फाइनेंशियल विंटर गोइंग ऑन देयर ऑलरेडी नहीं है। अब अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड से भी आप इन्वेस्टमेंट बंद कर देंगे तो हमारा जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है वो बहुत ज्यादा हैम्पर हो जाएगा। इसी के चलते दे हैव अप्रोच दी गवर्नमेंट, वो फाइनेंस मिनिस्ट्री गवर्नमेंट को अप्रोच किया है उन्होंने, approach the government and that the measure will impact the flow of funds to the startup sector। उन्होंने अपनी चिंता जाहिर की है कि स्टार्टअप सेक्टर इससे बहुत ज्यादा हैम्पर हो जाएगा। आरबीआई had been keeping a close watch on these practices for past several months and clamped down after investment rose sharply। तो आरबीआई इस चीज को, जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया, काफी महीनों से इसके ऊपर नजर रख रहा था और उन्होंने बहुत ज्यादा, अगर इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा राइज अप हुई तो इसके बाद उन्होंने इसके ऊपर ये नोटिस निकाल के या फिर ये गाइडलाइंस निकाल के इसके ऊपर कदम उठाया गया है। तो ये, जैसा कि मैंने बताया कि दीज लेटेस्ट स्ट्रिंजेंट रूल्स फॉलो द कंसर्न्स ओवर इंस्टेंसेस वेयर द AIF is including private credit funds were used for evergreening lending to the mask bad loans in the financial system। RBI has said that a regular entity, that is bank or NBFC, should not invest in any scheme of the alternative investment fund that has downstream investment directly or indirectly in a company that has already borrowed the funds from some regulated entity। कई क्या अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड होते हैं वो डाउनस्ट्रीम डेटर्स को डेट देते हैं, और आरबीआई ने मना किया है कि जहां पे पहले से तुम्हारे जिस कॉर्पोरेट, जिस स्टार्टअप या जिस बिजनेस हाउस से ऑलरेडी स्ट्रेस्ड एसेट्स है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है, वहां पे आपको ऐसी कोई भी अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड की स्कीम के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। आपने कर रखी है तो उस इन्वेस्टमेंट को 30 डेज के अंदर लिक्विडेट करना है। अभी गवर्नमेंट इसके ऊपर क्या कदम उठाती है, आरबीआई से क्या बात करती है, जो ये एसोसिएशन है इंडियन वेंचर एंड अल्टरनेट कैपिटल एसोसिएशन, इनके बीच में आपस में क्या समझौते होते हैं, सो दैट क्या रिलैक्सेशन मिल पाएगा बैंकिंग और एनबीएफसी को। क्योंकि कल हमने देखा था कि सिडबी जो है, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, उसने भी बहुत ज्यादा कंसर्न दिखाए थे रिगार्डिंग दिस
मेजर, और उन्होंने बोला था कि हमें क्लियर गाइडलाइंस चाहिए फ्रॉम दी आरबीआई। तो अभी ये इकोसिस्टम काफी टेंशन में, स्टार्टअप इकोसिस्टम। देखते हैं इसके ऊपर क्या कोई सॉफ्ट स्टैंस लिया जाता है आरबीआई के द्वारा या फिर गवर्नमेंट के द्वारा। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, ओटीटी नोट अंडर द एम्बिट ऑफ टेलीकॉम बिल, अश्विनी वैष्णव। बेसिकली आपने देखा होगा कल टेलीकम्युनिकेशन बिल आया था, वो अभी पास हो गया है, और उसके ऊपर काफी कंसर्न्स जताई थी ओटीटी प्लेटफॉर्म, मेटा, अमेजोन वगैरह के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, जो डिजिटल कंपनी है, उन्होंने काफी कंसर्न जताई थी कि क्या हम इसके एम्बिट के अंदर आएंगे या इसके पर्व्यू से बाहर रहेंगे। क्योंकि जो डेफिनेशन थी टेलीकम्युनिकेशन की, अगर उसको एनालाइज किया जाए तो दीज ओटीटी एज वेल एज दीज marketing as well as the social media companies comes under the ambit of telecommunication bill। बट जो हमारे मिनिस्टर हैं, टेलीकॉम मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव, उन्होंने क्लियर कर दिया है कि दैट ओटीटी प्लेयर्स ओवर द टॉप, ओटीटी मींस ओवर द टॉप, जैसे कि नेट, अमेजोन, सोनी लिव, ये सब ओटीटी प्लेटफॉर्म है। तो दीज ओटीटी प्लेयर्स एंड एप्लीकेशन वोंट बी कवर्ड अंडर द न्यू टेलीकॉम बिल एंड विल कंटिन्यू टू बी रेगुलेटेड बाय द आईटी एक्ट ऑफ 2000। जैसे ये ऑलरेडी पहले इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट ऑफ 2000 से के एम्बिट के अंदर कवर हो रहे थे, वो वैसे ही कवर होंगे। टेलीकम्युनिकेशन बिल जो अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुआ है, उसके एम्बिट से ये बाहर रहेंगे। अभी जो मिनिस्टर के कमेंट आए हैं, उसके बाद जो इनकी काफी कंसर्न्स थी, जो डिजिटल ओटीटी प्लेयर्स की या फिर डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज की, सोशल मार्केटिंग कंपनीज की, उसके ऊपर अभी फुल स्टॉप लगा है, उनको थोड़ी राहत की सांस मिली है। उनका कंसर्न ये था कि द ब्रॉड डेफिनेशन ऑफ टेलीकम्युनिकेशन कैन बी इंटरप्रेटेड टू कवर एनी इंटरनेट बेस्ड कम्युनिकेशन। तो इनका काफी बड़ा कंसर्न था कि आपको ऑलरेडी हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बिल, आईटी बिल 2000, आईटी एक्ट 2000 के एम्बिट के अंदर तो आते ही हैं, हम इस एक्ट के परव्यू के अंदर भी आ जाएंगे, जो है टेलीकम्युनिकेशन बिल 2023। OTT has been already regulated by the IT Act of 2000 and continues to be regulated by the IT Act. There is no coverage of OTT in the new telecom bill. बेसिकली ये क्लियरली पार्लियामेंट के अंदर अश्विनी वैष्णव जी जो मिनिस्टर हैं, उन्होंने क्लियर कर दिया है। क्योंकि इससे पहले कई लॉयर्स ने भी आर्ग्यू किया था, कुछ एडवोकेट्स हैं, लॉयर्स ने, उन्होंने भी एक चिंता जताई थी कि एक जनरल डेफिनेशन जो है वो certainly it can't be said with certainty that OTT players, especially those with communication services such as WhatsApp, Telegram और Signal won't be covered under the bill। तो ये पहले क्लियर नहीं था, अब मिनिस्टर ने स्टेटमेंट देके इसको क्लैरिफाई कर दिया है कि these won't be under the ambit of टेलीकम्युनिकेशन बिल 2023। टेलीकम्युनिकेशन बिल 2023 जो हम लेके आए हैं, अगर प्रेसिडेंट के बाद असेंट हो जाती है तो इट विल रिप्लेस दी थ्री आर्काई क्लॉज। बेसिकली तीन लॉज कौन से हैं, इंक्लूडिंग द टेलीग्राफ एक्ट 1885, इंडियन वायरलेस टेलीग्राफी एक्ट 1933 और टेलीकम्युनिकेशन एक्ट ऑलरेडी जो है, इन तीनों एक्ट को रिप्लेस कर देगा दिस टेलीकम्युनिकेशन बिल 2023। अगर प्रेसिडेंट असेंट दे देते हैं तो इट विल बी एन एक्ट। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, बॉलीवुड प्लॉट रिवर्सल इन बॉक्स ऑफिस फॉर्च्यून ब्रिंग बैक एंडोर्समेंट डील्स। बेसिकली 2 साल तक एडवर्टाइजमेंट का दौर बहुत कम रहा। बॉलीवुड के ऊपर बहुत ज्यादा कोई सक्सेसफुल मूवीज नहीं चल रही थी आफ्टर द कोविड एरा। बट अभी रिसेंटली 2-3 मूवीज के काफी सक्सेस के बाद जब बॉलीवुड इंडस्ट्री दोबारा रिवाइव कर रही है, लाइक दैट एनिमल मूवी, तो उसके बाद अभी ब्रांड एंडोर्समेंट हो रही है। काफी जो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हैं, उनको बड़े बड़े ब्रांड्स एंडोर्समेंट के लिए या फिर एड के लिए हायर कर रहे हैं, जिसके अंदर अभी जैसे बिस्लेरी इंटरनेशनल जो है, जो पानी वगैरह बना, जो बेवरेजेस के अंदर है, पानी के अंदर है, बिस्लेरी का नाम सबने सुना होगा। तो बिस्लेरी इंटरनेशनल ने दीपिका पादुकोण को अपनी पहली ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। उसके तरह पेप्सिको के जो क्वेकर ओट्स की कंपनी है, क्वेकर ओट्स जो पेप्सी जो कंपनी है, वो इसकी जो पेरेंट कंपनी है, उसने कियारा आडवाणी को, सिद्धार्थ मल्होत्रा को लिया है। सिमिलरली डेनिम की जो ब्रांड है ली, उन्होंने सारा अली खान को लिया है। तो बेसिकली ये अभी काफी समय से ये एंडोर्समेंट का समय बहुत कम चल रहा था, बहुत लो चल रहा था, और अभी जैसे ही रिवाइव हुई है बॉलीवुड इंडस्ट्री, इसके साथ ही एंडोर्समेंट इंडस्ट्री भी रिवाइव हो रही है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, सरेंडर फी इंश्योरर्स propose dual structures as regulator pitches for a hike।
सरेंडर फीस बेसिकली क्या होती है? इन ल्यू ऑफ इंश्योरेंस, आप कोई इंश्योरेंस लेते हैं और उसके बाद आप टाइम लिमिट पूरी होने से पहले ही आपका जो प्रीमियम पे का टाइम जो होता है उससे पहले ही आप ड्यू टू वट एवर द सर्कमस्टेंसेज आप कहते हैं कि मुझे ये पॉलिसी सरेंडर करनी है, आई डोंट वांट टू कंटिन्यू इट फर्दर। तो उसके एवज में जो इंश्योरर कंपनी है वो अपने जो खर्चे हुए हैं उसको टू कीप दैट इंश्योरेंस पॉलिसी, कमीशन जो एजेंट्स को दिया है या फिर और जो एक्स्ट्रा खर्चे हुए हैं इन ल्यू ऑफ दैट पॉलिसी, तो करीबन 75% तक का सरेंडर फीस काट लेती थी पहले, और इसके बदले में बहुत ही मिनिस्कल अमाउंट मिलती थी पॉलिसी होल्डर्स को। तो अभी लेकिन जो IRDAI है, जो पॉलिसी जो इंश्योरेंस रेगुलेटर है, उन्होंने नई गाइडलाइन निकाली है। द लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री इज प्रपोजिंग a dual structure in response to the regulator's pitch for an increase in the surrender value for non-participating policies। बेसिकली नॉन पार्टिसिपेटिंग पॉलिसीज वो पॉलिसीज होती हैं पॉलिसी होल्डर को सर्वाइवल या मैच्योरिटी बेनिफिट जो है वो गारंटीड होता है फ्रॉम द इंश्योरर, और इंश्योरर उसके ऊपर कोई प्रॉफिट अर्न नहीं करता है। एंड दीज पॉलिसीज आर नॉट लिंक्ड टू द प्रॉफिट अर्न बाय द इंश्योरर। तो दीज आर दी नॉन पार्टिसिपेटिंग पॉलिसीज। लेमन लैंग्वेज में समझ लीजिए कि आप कोई इंश्योरेंस कंपनी में पैसा लगाते हैं तो पार्टिसिपेटिंग जो पॉलिसीज होंगी उनमें क्या होगा, कई बार आपके पैसे को स्टॉक मार्केट में, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया जाता है। तो उसमें क्या है, हाई रिस्क और हाई रिटर्न रहता है। आपको हाई रिस्क भी मिलने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, हाई रिटर्न मिलने के चांसेस भी ज्यादा रहते हैं। तो दो दीज आर पार्टिसिपेटिंग पॉलिसीज। नॉन पार्टिसिपेटिंग पॉलिसीज के अंदर क्या है, आपकी जो मैच्योरिटी बेनिफिट या फिर जो सर्वाइवल बेनिफिट है वो इंश्योरर आपको गारंटी के साथ देगा, और आपके जो पैसा है, जो आपका प्रीमियम जो आपने दिया है, उसको कहीं भी प्रॉफिट अर्निंग मोटिव से इन्वेस्टमेंट नहीं की जाएगी। तो अभी जो IRDAI है उन्होंने एक सर्कुलर निकाला है जिसके तहत जो नॉन पार्टिसिपेटिंग एंटिटीज हैं उनकी जो सरेंडर वैल्यू होती है उसको इंक्रीज करने के बारे में ये सर्कुलर है। क्या होता है, नॉन पार्टिसिपेटिंग पॉलिसीज के अंदर प्रॉफिट अर्निंग तो मोटिव नहीं रहता इंश्योरेंस कंपनीज का, उनको सर्वाइवल बेनिफिट वगैरह गारंटीड देने होते हैं। तो इसके अंदर ये जो सरेंडर वैल्यू होती थी ये बहुत ही ज्यादा हाई रहती थी, क्योंकि ये बोलते थे कि हमने कमीशन दे दिया, कमीशन चार्जेस दे दिए, पॉलिसी अपकीपिंग चार्जेस, बहुत सारे चार्जेस काट के अगर आप जल्दी आपकी पॉलिसी सरेंडर करते थे तो बहुत ज्यादा आपके चार्जेस काट लिए जाते थे, जिनका नाम होता था सरेंडर चार्जेस। सो अ हायर सरेंडर वैल्यू on the non-participating policy which guaranteed survival or maturity benefits without depending on insurer's profit could lead to an increase in more people giving up on policy prematurely according to the insurer. This could lead to persistent decline in the profit of the insurer companies। बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, एक फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाएगी पॉलिसी होल्डर की कि अगर उनको लगता है उनकी जो कोई भी फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है तो वो अपनी पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं, और आपकी सरेंडर चार्जेस जो होंगे, सरेंडर फीस जो होगी वो बहुत ही कम काटी जाएगी। ऐसा नहीं है कि पहले की तरह 75% काट ली जाएगी। अभी IRDAI जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है उन्होंने लास्ट वीक एक ड्राफ्ट पेपर इश्यू किया था जिसके अंदर इट वाज रिकमेंडिंग एन इंक्रीज इन द सरेंडर वैल्यू ऑफ पॉलिसी होल्डर। When a higher surrender value is expected, we have expressed our concern about rise in surrender leading to लोअर परसिस्टेंसी। तो इंश्योरेंस कंपनी है उन्होंने चिंता जाहिर की है कि अगर आप ऐसे हायर सरेंडर वैल्यू दे देंगे तो जो परसिस्टेंसी है, वो मैच्योरिटी तक जाने की संभावनाएं हैं वो बहुत ही कम हो जाएंगी, पॉलिसी होल्डर्स बहुत जल्दी ऑप्ट आउट कर सकते हैं। और इसी के चलते IRDAI ने नए जो नॉन पार्टिसिपेटिंग एजेंसीज में सरेंडर चार्जेस कैसे कैलकुलेट करने हैं उससे रिलेटेड भी उस ड्राफ्ट पेपर के अंदर पूरा प्रोसेस बनाया हुआ है। तो अभी जस्ट ये ड्राफ्ट स्टेज में है, अभी इसके ऊपर इंश्योरेंस कंपनीज ने अपनी कंसर्न जताई है। आने वाले समय में IRDAI के साथ इन लोगों के क्या डिस्कशन रहते हैं और सरेंडर वैल्यू कितनी कम तक हो सकती है, ये आने वाले समय के अंदर जब फाइनल पेपर आ जाएंगे उसी के बाद फाइनल गाइडलाइंस आ जाएंगी उसी के बाद पता चल जाएगा। बट एक ये उम्मीद है पॉलिसी होल्डर्स के लिए, एक पॉजिटिव न्यूज है, सो दैट अगर कोई अपनी पॉलिसी से ऑप्ट आउट करना चाहता है तो उसको बहुत ज्यादा 75% के इक्वल
आपको सरेंडर वैल्यू या सरेंडर चार्जेस के तौर पे नहीं कटवाने पड़ेंगे। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, द ग्रेट हॉलीडे रश दिस न्यू ईयर सीजन, इंडियंस आर ट्रेवलिंग लाइक नेवर बिफोर एंड द वर्ल्ड्स ओपन अप टू देम। अभी न्यू ईयर का, क्रिसमस का, न्यू ईयर का सीजन है, दिसंबर का महीना है, आपने देखा होगा बहुत ज्यादा लोग ट्रेवल कर रहे हैं। डोमेस्टिक देखा जाए तो गोवा, कश्मीर, उदयपुर, जयपुर, बहुत केरला, बहुत ज्यादा लोग ट्रेवल कर रहे हैं। इसी के चलते जो एयर फेयर्स है वो भी बहुत ज्यादा हाई हो रखे हैं एंड इवन होटल्स के अंदर ऑक्यूपेंसी भी बहुत ही कम हो रखी है, बहुत ही नेग्लिजिबल हो रखी है। सिमिलरली इंडियंस आर लाइक इंडियंस अभी फॉरेन कंट्रीज में बहुत ज्यादा ट्रेवल कर रहे हैं, जिसके अंदर सबसे मेन है यूएई। दुबई बहुत जा रहे हैं, थाईलैंड बहुत जा रहे हैं, सिंगापुर बहुत जा रहे हैं, इंडोनेशिया बहुत जा रहे हैं। बहुत लोग बाहर ट्रेवल, बहुत इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी बहुत लोग बना रहे हैं। तो इससे रिलेटेड ये न्यूज है कि टॉप लेजर डेस्टिनेशन इन इंडिया इंक्लूड्स द गोवा, केरला, जयपुर, ऋषिकेश, उदयपुर एंड Kashmir, and there is a significant increase in the booking for Malaysia, श्रीलंका, हांगकांग एंड कजाकिस्तान में। यहाँ पे भी जो टूरिस्ट ट्रेवल कर रहे हैं उसका इंक्रीज हुआ है मलेशिया, श्रीलंका, हांगकांग और कजाकिस्तान में। एंड डिस्पाइट द फेवरेट डेस्टिनेशन फॉर इंडियंस दैट इज थाईलैंड एंड सिंगापुर, ऑलरेडी यहाँ पे तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा ट्रेवल करते हैं टूरिस्ट। एंड जो पॉपुलर डेस्टिनेशन है, जो डोमेस्टिक डेस्टिनेशन है, जैसे कि मसूरी, मनाली, ऋषिकेश और लोनावला, वहां पे भी बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड लेवल से ज्यादा ही फुटफॉल देखने को मिल रहा है। तो इक्सिगो जो कंपनी है उसके अकॉर्डिंग सर्चेस फॉर द ट्रेवल इन दिसंबर टू मलेशिया एंड थाईलैंड हैव सीन एन ओवर 100% मंथ ऑन मंथ इंक्रीज आफ्टर द वीजा पॉलिसी चेंजेस। अभी वीजा पॉलिसी के अंदर चेंजेस हुए हैं, जिसके अंदर मलेशिया और थाईलैंड ने एक मंथ के लिए वीजा फ्री एंट्री दे दी है इंडियंस को। उसके बाद 100% तक का इंक्रीज आया है, मंथ ऑन मंथ इंक्रीज आया है फॉर दी टूरिस्ट इन डेस्टिनेशंस के लिए। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, ग्रांटेड कंसुलर एक्सेस टू दोज ऑन बोर्ड फ्लाइट ग्राउंडेड बाय फ्रेंच अथॉरिटीज, इंडियन एम्बेसी। बेसिकली एक प्लेन था, एक दुबई से निकारागुआ के लिए एक प्लेन निकला था, जिसको फ्रेंच अथॉरिटीज ने अपने ही एक एयरपोर्ट के ऊपर ग्राउंडेड कर दिया है ड्यू टू देयर सम टिप। एक कोई टिप मिली थी उनको कि यहाँ पे इंडियंस को ह्यूमन ट्रैफिकिंग के तहत ले जाया जा रहा है, और इसके अंदर करीबन 303 पैसेंजर, 303 इंडियंस हैं जो दुबई से चले थे निकारागुआ के लिए। ये फ्लाइट है, ये रोमानियन फ्लाइट है, जिसको लीजेंड एयरलाइंस की फ्लाइट है, दुबई से निकारागुआ के निकली है। तो इसी संदर्भ में पेरिस से कुछ दूर एक एयरपोर्ट पे एक रोक लिया गया है इनको, और इंडियन एम्बेसी के साथ भी बातचीत चल रही है। साथ में जो फ्रेंच जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है वो इन्वेस्टिगेट कर रही है हर पैसेंजर से टू कंफर्म वेदर दे आर बीइंग टेकन देयर फॉर ह्यूमन ट्रैफिकिंग और नॉट। तो ये सब आफ्टर इन्वेस्टिगेशन ही पता चलेगा। ऑल द 303 पैसेंजर्स आर इंडियन फॉर अ दुबई टू निकारागुआ बाउंड फ्लाइट। Next is despite 2023 bull the Nifty to test to 24,200 2024, these four sector will attract the foreign portfolio investment। बेसिकली बात अगर करते हैं हम बेंचमार्क निफ्टी 50 की और सेंसेक्स की, ऑलरेडी हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो इस महीने के अंदर 2023 के दिसंबर के अंदर दे आर एट देयर लाइफ टाइम हाई है, और इन्होंने करीबन 16% गेन किया है निफ्टी 50 और सेंसेक्स ने। लेकिन अभी भी जो एनालिस्ट हैं, स्टॉक मार्केट एनालिस्ट हैं, वो बता रहे हैं कि 2024 का जो इलेक्शन ईयर है वहां पे भी बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट रहेगी, पॉजिटिव एनवायरनमेंट रहेगा, और अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन भी 2024 के लास्ट में। तो इन दोनों चीजों का बहुत ही इम्पैक्ट पड़ेगा। अलोंग विद दैट दिस इंडियन इकोनॉमी इज बूमिंग विद ग्रेट पेस। तो अभी भी एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि 24,200 पॉइंट्स को पार कर सकता है निफ्टी 50। दैट मीन देयर इज एन अपसाइड पोटेंशियल ऑफ 13% फ्रॉम दी करंट लेवल्स। मतलब ये बहुत ज्यादा बड़ी रैली होगी अगर इस लेवल को पार कर देता है निफ्टी 50। तो लाइक फ्रॉम 19,000 टू 24,200, 5,000 पॉइंट की रैली किसी भी साल में ऐसी इतनी हाई रैली नहीं देखने को मिली गई है। तो अभी भी बुलिश ट्रेंड दिखा रहे हैं स्टॉक मार्केट एनालिस्ट, और कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जो अभी भी अंडर वैल्यूड है, अंडर परफॉर्म सेक्टर है, जैसे कि ऑटोमोबाइल सेक्टर है, बीएफएसआई, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, सीमेंट और हेल्थ केयर। ये चार वो सेक्टर हैं जो कि ब्रोकरेज फर्म के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि इनके अंदर अभी भी बहुत ज्यादा उछाल देखने को बाकी है। दे आर स्टिल दी अंडर परफॉर्मेंस अकॉर्डिंग टू अदर बेंचमार्क स्टॉक
तो इन स्टॉक्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट की सलाह दे रहे हैं ये स्टॉक मार्केट एनालिस्ट। देखते हैं कि आगे क्या ये बुल मार्केट चलती रहेगी, कितना चलेगी, लेकिन अभी ट्रेड कॉशियसली करने की सलाह दी जाती है क्योंकि अभी काफी लेवल ऊंचा हो गया है। तो एज पर द इंडिया विक्स इंडेक्स अभी थोड़ा सा नीचे आने की संभावना है, तो बहुत ही कॉशियसली ट्रेड करना है। बट इन द लॉन्ग जो इन्वेस्टर्स लॉन्ग रन के लिए देख रहे हैं उनके लिए ये पॉजिटिव न्यूज है कि निफ्टी 50 24,200 का आंकड़ा भी पार कर सकता है। तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही अच्छी न्यूज है, और ये आप अपना पैसा ऐसे सेक्टर्स के अंदर पार्क कर सकते हैं फॉर better returns. This is all we have for our today's Economic Times analysis. We'll be back with Economic Times analysis tomorrow with same energy, same enthusiasm. Thank you very much. Jai Hind, Jai Bharat.